चलो ठीक है, पढ़ते हैं। गौरी, आवाज आ रही है? नहीं, वो जुडिशरी वाली क्लास। सीआरपी तो समी में आती है ना। ठीक है साहिल, अब तो बोल दो। जाना पड़ेगा कानपुर आपको। ठीक है साहिल, वालेकुम सलाम। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? सीआरपीसी पढ़ेंगे। ठीक है, सीआरपीसी में कौन सी सेक्शन दंड पढ़ेंगे? न्यायालय। सेक्शन 6। दंड न्यायालयों के वर्ग। ठीक है, दंड न्यायालय के वर्ग किसमें दिए गए हैं? सेक्शन 6 में दिए गए हैं, 6 में दिए गए हैं। ठीक है, 6 में 6 प्रकार के वर्ग न्यायालय बताए गए हैं। ठीक है, 6 में 6 प्रकार के वर्गीकरण दंड न्यायालय का वर्ग बताया गया 6 प्रकार से। ठीक है, तो दंड न्यायालय को 6 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अगर जनपद स्तर पर बात करें, जनपद स्तर पर कितने प्रकार के वर्ग होते हैं या न्यायालय होते हैं, तो जनपद स्तर पर क्या होते हैं? जनपद स्तर पर सिर्फ 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो कौन कौन से न्यायालय हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यायालय है उच्च न्यायालय। ठीक है, सारे टोटल न्यायालय कितने हो गए? 6 प्रकार के, वो कुछ हो गए। तो एक हो गया हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय। दूसरा हो गया किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा, किसी विशेष विधि के द्वारा किया गया कोई स्पेशल न्यायालय। ठीक है, जैसे सीबीआई। ठीक है, इसी तरह SC/ST एक्ट होता है, उसके लिए एक अलग स्पेशल न्यायालय है। ठीक है, पास्को के तहत कोई एक अलग स्पेशल न्यायालय बनाया जाता है। इस तरह से जो एक्ट पारित किए गए, उन मामलों को, उन विशेष मामलों को देखने के लिए क्या किया जाता है? एक अलग से न्यायालय बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे न्यायालय भी क्या कहलाते हैं? दंड न्यायालय कहलाते हैं, क्योंकि उनको भी दंड देने की पावर होती है, विचारण करने की, सुनने मामले को सुनने की पावर होती है। फिर 2 प्रकार की हो गया। ठीक है, उच्च न्यायालय सबसे ऊपर क्या हो गया? उच्च न्यायालय। फिर उसके नीचे क्या हो गया? उच्च न्यायालय भी क्या कर सकता है? दंड भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन दंड देने की भी पावर होती है, और इसके साथ साथ जो उच्च न्यायालय को जो होता है, अपील सुनने की पावर होती है, शक्ति होती है। ठीक है, लेकिन ये मामले का विचारण नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट क्या होता है? किसी मामले का विचारण नहीं कर सकते। कोई स्पेशल मैटर आ जाए, ठीक है, या कोई नीचे वाला जब न्यायालय अच्छे से कार्य ना कर रहा हो, अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा हो, तब क्या कर सकते हैं? ये धारा 482 का यूज करते हुए उस मामले को अपने पास मंगाकर उसको देख सकते हैं, उस पर विचारण कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके पास जो हाई कोर्ट होता है उसके ऊपर विचारण की शक्ति होती है। गुड मॉर्निंग संजीव। ठीक है, तो तब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है? तब सिर्फ न्यायालय क्या करता है? हाई कोर्ट भी किसी मामले का ट्रायल ले सकता है। अन्यथा सामान्य नियम अगर ये कहा जाए तो सामान्य नियम किसी भी मामले का विचारण करने का नहीं होता है। हाई कोर्ट सिर्फ अपील सुनता है। ठीक है, किसी मामले का विचारण नहीं करता। ठीक है, समझ में आया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कर ही नहीं सकता, किसान कर सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल पावर यूज करनी पड़ेगी उसे। ठीक है, धारा 482 के अंदर जो इनहेरेंट पावर दी गई है, अंतर्निहित शक्ति दी गई, उसका प्रयोग करके ही वो कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाने, तो इस तरह से 2 प्रकार के न्यायालय हमने जाने, उच्च न्यायालय के बारे में जाना, और इसके बाद में जाना है किसी अन्य विधि के अंतर्गत बनाया गया कोई स्पेशल न्यायालय। ठीक है, तो उसका क्या कार्य हुआ? अन्य विधि के अंदर, जिस विधि के अंतर्गत किसी न्यायालय का गठन किया गया है, न्यायालय बनाया गया है, तो उसमें जो शक्तियां दी गई हैं, उसमें जो पावर दी गई है, उसको ही वो यूज कर सकता है। ठीक है, उन मामलों में क्या कर सकता है? उसमें दंड देने की भी उसे पावर होगी, और उस कार्रवाई को सुनने की भी पावर होगी। इसलिए ऐसे न्यायालय को भी दंड न्यायालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये 2 न्यायालय तो हमने जाने। इसके अलावा अगर हम बात करें नीचे वाले न्यायालय की बात करें, ठीक है, इसके नीचे कौन से न्यायालय होते हैं? जनपद स्तर पर, जनपद स्तर पर या जिला स्तर पर। ठीक है, अच्छे से याद कर लो, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। ठीक है, और गौरी इसमें जानिए कि पूछा जाता है क्वेश्चन, सेक्शन 6 पर पूछा जाता है कि जनपद स्तर पर बताइए कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं।
2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, तो बताएंगे 4 प्रकार के। जनपद स्तर पर 4 प्रकार के होते हैं, वैसे कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जानो 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के न्यायालय कौन होते हैं? हाँ जी सर, कौन कौन ठीक से है, होते हैं सर? अभी 4 प्रकार के न्यायालय कौन से होते हैं? तो सबसे पहले देखिए आता है सत्र न्यायालय। ठीक है, कौन सा न्यायालय आता है? सत्र न्यायालय। ठीक है, जनपद स्तर मतलब जानते हैं जनपद किसे कहते हैं? जिला को कहते हैं। जिला स्तर पर, जिला स्तर पर कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? ठीक है, जनपद स्तर पर या जिला न्यायालय पर, जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है? सत्र न्यायालय, इसे बोलते हैं सेशन न्यायालय। ठीक है, सेशन देखता है तो इसी को बोलता है जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय बोलते हैं जब ये सिविल मैटर देखता है। और यही जब क्रिमिनल मैटर देखता है तो किसे क्या बोलते हैं? सत्र न्यायालय, सेशन न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, सेशन न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, तो इसे क्या, इसे दंड देने की भी पावर होती है और अपील को सुनने की भी पावर होती है। इसे दोनों पावर होती है। ठीक है, किसी मामले का विचारण भी कर सकता है, उस मामले में उसे किसी व्यक्ति को दंड भी दे सकता है, और क्या कर सकता है? अपील भी सुन सकता है। ठीक है, प्रथम अपीली न्यायालय ये होता है। ठीक है, सबसे पहले अपील कहाँ की जाएगी? सत्र न्यायालय में की जाएगी। ठीक है, मतलब हाँ हाँ, जनपद स्तर क्या मतलब, जो सेशन न्यायालय से नीचे वाले किसी भी, अगर न्यायाधीश के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई निर्णय सुनाया जाता है तो उसकी अपील कहाँ होगी? सत्र न्यायालय क्या होगा? अब सत्र न्यायालय ने ही कोई मामला सुनाया है तो उसकी अपील कहाँ होगी? तो फिर हाई कोर्ट में होगी, उच्च न्यायालय में होगी, क्योंकि उससे अपनी ही अपील अपने ही आप नहीं सुन सकता ना, तो उसके ऊपर जो होगा उससे सुना जाएगा। उसके ऊपर कौन है? अभी पढ़ा हमने, हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से सत्र न्यायालय के बारे में जान गए। जी सर। ठीक है, अभी सिर्फ हम दंड न्यायालय कौन कौन है ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी इनकी पावर पढ़ेंगे, पूछा जाएगा किस न्यायालय को कितनी पावर है दंड देने की। ठीक है, तो अभी हम जान रहे हैं सिर्फ कौन सा न्यायालय है। तो जनपद स्तर पर पहला न्यायालय होगा सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय को 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, क्या? अपील सुनने की शक्ति होती है और दंड देने की। विचारण करने की, ट्रायल करने की। ठीक है, ट्रायल की भी शक्ति होती है, विचारण भी कर सकता है। ठीक है, और अपील को भी सुन सकता है, दोनों पावर होती है। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं, इससे नीचे कौन सा न्यायालय होता है? इसके नीचे होता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, कौन होता है? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है, अगर महानगर क्षेत्र है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होगा, वहां पर होगा महानगर मजिस्ट्रेट। वहां पर कौन होगा? महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, और अगर महानगर क्षेत्र है तो फिर महानगर मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, अब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या होता है? इसको खाली विचारण, ठीक है, किसी भी मामले में दंडित, ठीक है, और क्या करने की पावर? इसे किसी भी मामले को विचारण करने का पावर होती है। इसे भी विचारणीय न्यायालय, नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा दंड न्यायालय पढ़ा रहे हो तो तुम्हारा समझा हुआ है। ठीक है, रजाई जाए मंगाए तो कान कुछ का नहीं बांधते यार। अरे मंगाए मैं डाल देना। ठीक है, अरे यार सर्दी ठीक है, चलो देखो इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो दूसरा न्यायालय कौन सा हो गया जनपद स्तर पर। ठीक है, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, और अगर महानगर क्षेत्र है तो कार्यपालक महानगर मजिस्ट्रेट होगा। जी सर। ठीक है, तो इनको क्या पावर होती है? किसी भी मामले का ये विचारण कर सकते हैं, उसमें दंड दे सकते हैं, विचारण करने का और दंड देने का पावर होगा इनको। ठीक है, जी। फिर इसके नीचे की बात करें तो इसके नीचे और कौन न्यायालय होता है? द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। कौन होता है? ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। ठीक है, कौन होता है? द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, जी तो द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है उसको भी क्या होती है? उसको भी दंड देने की पावर होती है, और किसी मामले का विचारण करने की पावर होता है, विचारण और दंड देने की दोनों की पावर होती है द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट को भी। ठीक है, उसके बाद में फिर कौन सा मजिस्ट्रेट आता है? फिर एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होता है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट चूंकि नहीं होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है,
तो ये जो होता है, इसे दंड देने की तो पावर है, लेकिन इसे किसी मामले का विचारण करने की पावर नहीं है। ठीक है, क्या है बताया हमने, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी मामले में दंड देने की तो पावर है, कुछ मामले दिए गए हैं जिसमें ये दंड दे सकता है। ठीक है, तो दंड जी। न्यायालय तो है ये, लेकिन ये विचारणीय न्यायालय नहीं है, ट्रायल नहीं यहाँ हो सकता। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अंदर कौन कौन आता है, डीएम एसडीएम। तो डीएम एसडीएम जो होते हैं, ये किसी मामले को सुनकर उसमें क्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं, लेकिन इनके सामने कार्रवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती है, पैरवी नहीं होती है। जी सर। ठीक है, जिनमें पैरवी होती है, ठीक है, वो विचारणीय न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे किसी ने न्यूसेंस फैलाया, गंदगी डाली, ठीक जी सर। है, लोग न्यूसेंस फैलाया, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकता है, ठीक है, या कहीं पर उपद्रव मचा रहे हैं, 5 से अधिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या कर सकता है डीएम एसडीएम, उसको वहां से भगा सकता है, हटा सकता है। अगर नहीं मानेंगे तो उसको दंडित कर सकता है, लेकिन इनकी पैरवी नहीं करेगा, उनके सामने जज के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, वो वकील लेके आए, फिर वहाँ केस चल रहा, तो यह केस वाला नहीं यहाँ काम होता है। हाँ, शिकायत आती है, शिकायत का जिसके खिलाफ शिकायत है उसी को बुलाया जाता है, उसी से पूछा जाता है ये क्या है, बताओ इसके बारे में स्पष्टीकरण दो, अपनी बात रखो। ये नहीं कि अपना वकील लेके जा रहे हो और वो वकील हमारी तरफ से, हमारा वकील केस लड़ेगा। ठीक है, मतलब जज वाला काम नहीं होता। अब चूंकि बहुत सारे ऐसे अपराध होते हैं, देखो डीएम का काम होता है, एसडीएम का काम होता है, पहले का काम होता है अपराध घटित होने से पहले का काम। अपराध घट ना पाए उसके पहले ही इंतजाम कर दो कि अपराध की नौबत ही क्यों आए। तो ऐसे में अगर कुछ पावर नहीं देंगे, कुछ शक्ति नहीं देंगे अगर हम डीएम को, ठीक है, तो वो फिर उसकी बात मानेगा कौन, उसकी सुनेगा कौन। ठीक है, और बिना दंड के, बिना पावर के, दंड देने की पावर के किसी की कोई बात नहीं मानता। ठीक है, जब डर होता है, ठीक है, शास्ति होती है, तभी विधि को लोग फॉलो करते हैं। हेलमेट क्यों लगाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं, नहीं पता, सभी को पता है हेलमेट लगाना जरूरी है, कोई लगाता है नहीं, लेके इसलिए चलते हैं कि 1000 रुपए पेनल्टी ना पड़ जाए, कहीं डंडा ना मार दे। जी सर। ठीक है, इसीलिए लेके चलते हैं। अगर ये डर खत्म हो जाए तो क्या कोई अपनी सुरक्षा के लिए लगाएगा, नहीं लगाएगा। ठीक है, इसीलिए तो ये सारी पावर किसको दी गई, तो ये भी तो पावर उसके अंतर्गत आ जाती है। प्रशासन ने तो सबको कुछ ना कुछ पावर दी गई, उन्हीं के द्वारा ही दंड देने की पावर होगी तो ही लोग उसकी बात को मानेंगे। ठीक समझ में आया। तो इस तरह से हमने क्या देखिए, धारा 6 में कौन कौन से न्यायालय पढ़ लिए। ठीक है, 6 प्रकार के न्यायालय पढ़े, जनपद स्तर पर 4 प्रकार के न्यायालय पढ़े। ठीक है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता इसमें, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ना तो दंड न्यायालय है ना अपीली न्यायालय है। ठीक है, वो तो स्पेशल मामलों में ही खाली अपील सुनता है, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ऊपर के जो मामले में अगर कोई सजा सुना दी गई है तो उन मामलों को ही खाली सिर्फ देख सकते, अभी बताएंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एक स्पेशल न्यायालय में तो बताया। ठीक है, तो समझ में आया, तो उन मामलों में ही सुन सकता है। या तो पता चला जिसमें सेशन न्यायालय ने क्या किया, दोष मुक्त किसी को कर दिया, उसने अपील की, कहा किसी को छोड़ दिया गया नीचे वाली न्यायालय की तरह, तो उसने हाई कोर्ट में अपील की, और हाई कोर्ट ने क्या किया, उल्टा कर दिया, उसको सजा सुना दी, और सजा सुना के 10 साल के ऊपर की सजा बोल दी। तो ऐसे में क्या होगा, तब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाएगा। ठीक है, छोटे मोटे मामले उनसे कौन ही सब। ठीक है, सिर्फ कहां तक जाते हैं सारे मामले, हाई कोर्ट तक ही जाते हैं। हाई कोर्ट के ऊपर सिर्फ कुछ ही मामले जो है स्पेशल, वो ही ऊपर जाते हैं, उनकी ही ऊपर अपील होती है, उसके अलावा किसी की अपील भी ऊपर नहीं होती। या तो कोई विधि का प्रश्न हो, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हो, ठीक है, स्पेशल मैटर हो। ठीक है, तो ऐसे मामले में क्या होता है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये सबसे दंड न्यायालय का कौन है, तो सिर्फ दंड न्यायालय जो सबसे ऊपर हाई कोर्ट है। तो उसमें जैसे कोई विशेष विधि बनाए गए, उस विशेष विधि के अंदर कोई न्यायालय बनाया गया है तो वो न्यायालय होगा। और फिर उसके नीचे क्या होगा, जनपद स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर 4 प्रकार के न्यायालय होंगे। ठीक है, सेशन न्यायालय, दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, और तीसरा होगा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और चौथा होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं।
अभी इसके अलावा देखिए कोर्ट में और सारे न्यायालय देखते हो, ठीक है, तो वो अलग से एराइज किए हुए न्यायालय होते हैं, वो एक तरह से उसी में शामिल माने जाते हैं। जैसे सेशन न्यायालय देखते हो तो सेशन न्यायालय की सहायता के लिए अपर सेशन न्यायालय और सहायक सेशन न्यायालय भी होता है, दंड न्यायालय, लेकिन वो सेशन न्यायालय में ही जोड़े जाएंगे। ठीक है, इनकी जी सर। जरूरत क्यों है सेशन न्यायालय सहायक न्यायालय की? इसलिए क्योंकि एक क्षेत्र होता है जिले का बड़ा, केस आते हैं ज्यादा, तो खाली सेशन न्यायालय के लिए तो नहीं संभाल पाएगा, तो इनकी सहायता के लिए और पद बना दिए जाते हैं, तो वो हो गए सहायक सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायालय। अगर छोटा सा एरिया हो और अकेले खाली सेशन न्यायालय ही सारा मामला हैंडल कर सकता हो तो इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तभी इनको नहीं लगाया जाएगा। समझ में आया? यस सर। इसी तरह से हम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ये देखते हैं, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट देखते हैं, तो इसमें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बताया गया है, और इसके साथ साथ इसी की सहायता के लिए इसी में से क्या किया जाता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, सहायक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है, ठीक है, और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट बनता है। ये सब क्या बनाए जाते हैं, ये सब है जितने भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारे होते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सारे होते हैं, तो उन्हीं में से एक को क्या कर दिया जाता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घोषित कर दिया जाता है, ताकि वो सारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पर क्या करे, निगरानी रख के, मतलब उनको काम वितरित करे, उनको कैसे करना है, मतलब उसमें से एक मॉनिटर बना दिया गया। ठीक है, तो समझ में आया? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी क्या है, वो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की श्रेणी में ही शामिल है। ठीक है, इसी में शामिल उसे माना जाएगा। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अंदर डीएम, एसडीएम ये सब माने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, उपखंड मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो ये सारे ओके इसमें आ सर। जाएंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बताओ कि नहीं? यस जी सर। सर। ठीक है, अब इसको चूंकि यहाँ से क्वेश्चन दो चीजों को मिला के पूछते हैं, ठीक है, धारा 6 के अंतर्गत दंड न्यायालय क्या होते हैं ये भी पूछ सकते हैं, साथ मुझे दिन में ये कितना, कौन सा न्यायालय कितना दंड दे सकता है। तब सीधे सीधे यहाँ से बाद हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, धारा 28 और 29 की बात करेंगे। ठीक है, 28 और 29 पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाकी बात बड़े पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो कि दंड न्यायालय की बात चली रही है, तो जान लो कि किसको कितना दंड देने की पावर है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो धारा 28 और 29 और 30 तीन धाराएं इससे संबंधित हैं। ठीक है, तो धारा 28 में क्या बताया गया, सेशन न्यायालय के बाद दंड देने के बारे में बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि धारा 28 जो है उसमें बताया गया है कि जो अगर हाईकोर्ट की बात करें, अभी यहाँ हाईकोर्ट बताया, तो हाईकोर्ट कितना दंड दे सकता है, तो हाईकोर्ट देखिए सभी प्रकार का दंड दे सकता है, विधि द्वारा स्थापित सभी प्रकार के दंड जो है हाईकोर्ट दे सकता है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित का मतलब है जो विधि में द्वारा बताए गए हो दंड। ठीक है, जो आईपीसी की धारा जब हम 53 पढ़ते हैं, जब आईपीसी की धारा 53 पढ़ते हैं, तो उसमें जो दंड दिए गए हैं 5 प्रकार के, पहले 6 प्रकार के थे, अब कितने प्रकार के, 5 प्रकार। तो इन 5 प्रकार में से ही कोई दंड दे सकता है, अपनी तरफ से कोई नया दंड नहीं दे सकता है। मुर्गा बनाओ दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। ठीक है, इसका गला काट लो दे सकता है, इसके हाथ काट दो ठाकुर बना दो, दे गए, तो ऐसा तो सोले वाला ठाकुर बना दो, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। ठीक है, वो कौन सा दंड दे सकता है, वो वही दंड बना दे सकता है। ठीक है, कौन सा, ठीक है, जो विधि द्वारा स्थापित हो, और विधि द्वारा स्थापित दंड कहाँ लिखे गए हैं, आईपीसी की धारा 53 में, जैसे मृत्यु दंड, ठीक है, दूसरा आजीवन कारावास, ठीक है, तीसरा कारावास सरल या कठोर, ठीक है, और फिर चौथा ये सरल ये हो गया, चौथा हो गया ये जुर्माना। ठीक है, और पांचवा हो गया संपत्ति का समापहरण, ठीक है, संपत्ति की जब्ती। ठीक है, ये इन 5 में से कोई भी दंड जो है वो हाईकोर्ट दे सकता है। ठीक, समझ में आ गया? जी सर। बताओ। जी हाँ सर। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा फिर इसके नीचे हाँ ठीक है, इसके नीचे बातें हैं। ठीक है, ये तो हमने हाईकोर्ट के दंड के बारे में जान लिया। हाईकोर्ट के बाद आता है सेशन न्यायालय। ठीक है, उससे नीचे होता है सेशन न्यायालय। अब सेशन न्यायालय कौन सा दंड दे सकता है, तो इसको लिए में बताया गया सेशन न्यायालय एक दंड न्यायालय होता है, और ये विधि द्वारा स्थापित कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है। मतलब ये भी मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, ठीक है, कारावास आधा या कठोर, या जुर्माना और संपत्ति का समरण, इनमें से कोई भी दंड जो चाहे वो दे सकता है। लेकिन इसमें प्रोविजो जोड़ा गया है, परंतु बताया गया है कि लेकिन अगर वो मृत्युदंड किसी को देगा, फांसी की सजा अगर किसी को देगा,
तो उसको तब तक क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता है, उस पर उसको इम्पोज तब तक नहीं कराया जाएगा जब ऐसी मृत्युदंड की सजा के बारे में, ठीक है, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ना करा लिया जाए, पुष्टि ना करा लिया जाए। ठीक है, तो अगर हाई कोर्ट ये सेशन न्यायालय अगर कोई दंड देता है मृत्युदंड का, तो उसे उस मैटर को हाई कोर्ट के पास पुष्टि के लिए भेजना पड़ेगा। धारा 366 के अंतर्गत, धारा 366 के अंतर्गत पुष्टि के बारे में, पुष्टि के लिए भेजना पड़ेगा। धारा 366 से लेकर धारा 371 तक जो प्रावधान दिए गए हैं वो किससे संबंधित दिए गए हैं? पुष्टि से संबंधित बताया गया है कि सेशन जो हाईकोर्ट होगा उस मामले की पुष्टि कैसे करेगा। ठीक है, तो पुष्टि के लिए बताया गया कि धारा 366 के अंतर्गत सेशन न्यायालय के द्वारा हाईकोर्ट को पुष्टि के लिए मामला भेजा जाएगा। उसके बाद 367 के अंतर्गत वो हाईकोर्ट क्या करेगा? उस मामले की जांच करवाएगा। ठीक है, पर फिर 368 के अंतर्गत उस मामले की वो पुष्टि करेगा। ठीक है, 368 में पुष्टि के रूप में क्या कर सकता है? उसे मृत्युदंड के रूप में ही पुष्टि कर सकता है, या तो उसको चेंज करके आजीवन कारावास में भी बदल सकता है, साधारण कारावास में भी बदल सकता है, ठीक है, जुर्माने में भी बदल सकता है, मुक्त भी कर सकता है। जिस तरह से वो पुष्टि करना चाहे, उस दंड में जैसा उसको लगेगा साबित होगा, उस रूप में वो उस मामले की पुष्टि कर सकेगा। किस धारा के अंतर्गत? धारा 368 के अंतर्गत। फिर धारा 369 के अंतर्गत बताया गया कि जो भी पुष्टि की जाएगी, ठीक है, तो पुष्टि के लिए कम से कम कितने जज होने चाहिए? 2 जज होने चाहिए। ठीक है, पुष्टि के लिए कितने जज होने चाहिए? 2। 2 से अधिक, 2 से कम जज के द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती। ठीक है, तो कितने? 2 जजों के द्वारा इस मामले की पुष्टि की जाएगी। 70 बताता, 370 बताता है कि दो ही जज के द्वारा पुष्टि की जाती है और दोनों की राय अलग अलग है। एक कह रहा है कि हाँ मृत्युदंड सही है, दूसरा कह रहा है मृत्युदंड गलत है, तब क्या होगा? ठीक है, हाँ ठीक है, तब धारा 300 जो 94 में 92 में जो बताया गया उस विधि के अनुसार, ठीक है, क्या किया जाएगा? एक नया जज को उसमें शामिल किया जाएगा। फिर वो जो दो लोग जिस तरफ हो जाएंगे वो उस तरह से पुष्टि कर दी जाएगी, या उन दोनों जजों में से लगता है कि कोई कहता है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं रहेगा, तो एक नई बेंच का गठन किया जाएगा और फिर नई बेंच के द्वारा जो भी फैसला दिया जाएगा उसके हिसाब से पुष्टि होगी। ठीक है, और जैसे पुष्टि हो जाएगी फिर धारा 371 के अंतर्गत क्या कर दिया जाए? उसे वापस उसी न्यायालय में भेज दिया जाएगा जिसने पुष्टि के लिए ऐसा मामला भेजा था। ठीक है, तो सेशन न्यायालय में वापस मामला भेज दिया जाएगा और कहा जाएगा अब इसको लागू करवाओ, इम्पोज कराओ। ठीक, समझ में आया? जी सर। बोलो। ठीक है, इसके नीचे देखो और कौन न्यायालय होते हैं? इसके नीचे 2 न्यायालय और होते हैं। सेशन न्यायालय सबसे ऊपर हो जाता है, फिर उसके नीचे आता है अपर सेशन न्यायालय। ठीक है, सेशन न्यायालय के नीचे कौन होता है? अपर सेशन न्यायालय। ठीक है, अपर सेशन न्यायालय क्या होता है? अपर सेशन न्यायालय की भी नियुक्ति देखो, सेशन न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्य सरकार। नहीं, इसकी सेशन न्यायालय जो होता है वो बनवाता तो है ये राज्य सरकार, लेकिन सेशन न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो हाई कोर्ट करती है। ठीक है, इसी तरह से अपर सेशन न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है? इसकी भी हाई कोर्ट ही करता है। ठीक है, मतलब जितने भी न्यायाधीश हैं, जितने भी मजिस्ट्रेट हैं, इनकी नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति हमेशा सिर्फ हाई कोर्ट ही करता है। अपर न्यायाधीश। ठीक है, सिर्फ इनका न्यायालय जो होता है वो राज्य सरकार बनवाती है या बनाती है। ठीक है, तो अपर सेशन न्यायाधीश का जो न्यायाधीश की नियुक्ति हाईकोर्ट करती है, तो इसको क्या पावर होती है? तो अपर सेशन न्यायाधीश भी जो होती है इसको वही सारी पावर होती है जो एक सेशन न्यायाधीश के पास पावर होती है। दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये सेशन न्यायालय के नीचे नहीं होता, उसके समांतर होता है, उसके समान होता है। ठीक है, मतलब सहयोगी के रूप में होता है, लेकिन उसके नीचे जूनियर की रूप में नहीं होता है अपर सेशन न्यायालय। ठीक है, तो अपर सेशन न्यायालय भी क्या काम कर सकता है? वही सारा काम कर सकता है जो एक सेशन न्यायालय कर सकता था। अब सेशन न्यायालय क्या कर सकता था? तो सेशन न्यायालय मृत्युदंड, आजीवन कारावास, ठीक है, कारावास सादा या कठोर, जुर्माना, संपत्ति का समापरण, यही सारे दंड दे सकता था। तो ये भी अपर सेशन न्यायालय भी क्या कर सकेगा? यही सारे दंड ये भी दे सकेगा, लेकिन उसको भी पुष्टि कराने की जरूरत होती थी हाई कोर्ट से, और अपर सेशन न्यायालय को भी क्या होगा? इसको भी पुष्टि कराने की जरूरत होगी किससे? हाई कोर्ट से। ठीक है, दोनों इक्वल पावर रखते हैं। ठीक है, बस इतना जानो। इसके नीचे फिर कौन सा न्यायालय होता है?
फिर होता है नहीं, एडिशनल तो हो गया ये, पर कोई एडिशनल ही बोलते हैं, ठीक है। असिस्टेंट हो जाता है, फिर सहायक सेशन न्यायालय होता है, फिर सहायक सेशन न्यायाधीश होता है। तो सहायक सेशन न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करता है, बताओ सभी लोग। हाईकोर्ट अभी हमने बताया है, कोई भी न्यायाधीश हो या कोई भी मजिस्ट्रेट हो, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, हाईकोर्ट ही करेगा। इसलिए अपर सेशन, ये असिस्टेंट सेशन न्यायाधीश या बोला जाए सहायक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, हाईकोर्ट ही करेगा, ठीक है, हाईकोर्ट करेगा। इसे दंड देने की पावर क्या होगी, क्योंकि ये जो न्यायालय होता है ये अपर सेशन न्यायाधीश और सेशन न्यायाधीश से नीचे होता है, सबऑर्डिनेट होता है, ये इनके अधीनस्थ होता है। मतलब ये सेशन न्यायाधीश के नीचे कार्य करेगा, उसके अंडर में कार्य करेगा, ठीक है। तो उसके अंडर में काम करेंगे, तो इसलिए जब उसके नीचे है तो क्या इसकी पावर बराबर होगी, बराबर नहीं सर। तो पावर बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये जूनियर है उसका, ठीक है। तो इसलिए पावर कितनी होगी, तो इसलिए बताया गया है ऐसे मामले जिसमें जो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और 10 साल से ऊपर से दंडनीय नहीं है, ठीक है। अर्थात ऐसे मामले जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, 10 साल तक, ठीक है, 10 साल तक की जिनमें सजा हो सकती है, ठीक है, या जुर्माने से जो दंडित किए जा सकते हैं, ठीक है, और या संपत्ति का समर्पण, ये सारे काम ये सेशन अपर सहायक सेशन न्यायाधीश कर सकता है। सेशन सहायक सेशन न्यायाधीश क्या कर सकता है, 10 साल तक की सजा दे सकता है, जुर्माना बोल सकता है, संपत्ति का समर्पण करा सकता है, मतलब जब्ती करवा, ये सारे दंड दे सकता है सहायक सेशन न्यायाधीश, ठीक है जी सर। ठीक है। बस इतना ही है सेक्शन 28, ये इतनी ही पावर हो गए। ये न्यायालय सेशन न्यायालय तो खत्म, उसके नीचे शुरू हो जाते हैं 29 में मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनको क्या, इसके बारे में देख लो। तो सबसे ऊपर मजिस्ट्रेट कौन सा होता है, हाँ ठीक है, मजिस्ट्रेट या मुख्य क्या 11 में तो ये नियुक्ति के बारे में बताया गया, ठीक है। ये 29 में हम पढ़ रहे हैं इसकी पावर, ठीक है। हाँ हाँ चीफ की 12 में और 11 में मजिस्ट्रेट के न्यायालय की नियुक्ति के बारे में बताया गया, ठीक है। तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे एक साथ, ठीक है। पहले इनकी पावर, चूंकि हम दंड न्यायालय पढ़ रहे हैं ना, उसी के साथ साथ इसकी पावर देख रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पावर क्या होगी, तो अब जानिए कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो सहायक सेशन न्यायाधीश से नीचे होता है, तो सहायक सेशन न्यायाधीश से कम पावर होगी इसकी। तो कौन सी पावर इतनी होगी, तो ये 7 साल तक के मामले जो है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देख सकेगा, या ऐसे बोले, ठीक है, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और 7 साल से ऊपर के मामले नहीं देख सकेगा, ठीक है ठीक है। तो कौन से मामले देख सकेगा, जो 7 वर्ष तक के जिसमें दंडित किया जा सकता है, 7 साल का दंड दे सकता है ये, और जुर्माने का दंड दे सकता है, और संपत्ति का समर्पण, जो ये सब नीचे है इसके। तो इतना सब ये काम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, और जितना पावर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रखता है उतना ही पावर अगर महानगर मजिस्ट्रेट है, महानगर क्षेत्र है, तो वहां महानगर क्षेत्र का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी यही पावर रखेगा, क्योंकि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी कौन होता है, वो भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही होता है, ठीक, क्योंकि वो महानगर क्षेत्र में है, इसलिए उसको मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बोला जाता है। और वही ट्रांसफर होकर अगर ऐसे क्षेत्र में आ जाए यहाँ महानगर क्षेत्र वो नहीं है, तो उसे क्या बोला जाएगा, यहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बोला जाएगा, ठीक, समझ में आया, ठीक है। अब इसके नीचे फिर आओ, इसके नीचे, और फिर इसके नीचे कौन होता है, इसके नीचे होता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे कौन होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को क्या पावर होगी, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को वो पावर होंगी, ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है कि ये 3 साल तक की सजा दे सकता है, ठीक है, 3 वर्ष का दंड और जुर्माना, और जुर्माना कितना, 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। इसकी लिमिट है, जुर्माना लगाने की इसकी लिमिट है, ठीक है। अभी उसके ऊपर हमने पढ़ा था उनकी कोई लिमिट नहीं थी, वो कितना भी जुर्माना लगा सकते थे, लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है जो 3 साल की सजा दे सकता है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता, ठीक, समझ में आया जी। और संपत्ति का समर्पण वगैरह, ठीक है। तो 10,000 रुपए तक का ही जुर्माना लगा सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, 3 साल की सजा दे सकता है। इसके पहले इसे संशोधन करके 10,000 रुपए कर दिया, इसके पहले 5,000 ही तक था,
2005 से 2005 में संशोधन किया गया और 5,000 की जो रकम जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया। 10,000 रुपये तक का जुर्माना। ठीक है, उसके पहले कितना लगा सकता था? पहले 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता था। ठीक है, अब कितना लगा सकता है? 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते फिर आ जाता है। अब यही देखिए, अगर महानगर मजिस्ट्रेट, देखिए महानगर क्षेत्र है तो इसी को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही वहां क्या कहा जाएगा? महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। और फिर उसको भी कितनी, महानगर मजिस्ट्रेट को कितनी पावर होगी अगर पूछा जाए? ठीक है, तो सेम होगी, कितनी होगी? 3 वर्ष और 10,000 रुपए तक। ठीक है गौरी, ये समझ लेना, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछ सकते। लिखा होगा यहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इतना ना पूछ कर सीधे पूछ दे महानगर मजिस्ट्रेट की पावर बताओ। तो हमें महानगर मजिस्ट्रेट की पावर बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? हमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जो पावर है वही किसकी पावर है? वही महानगर मजिस्ट्रेट की भी पावर है। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा नीचे आता है फिर द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है, द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है, अब द्वितीय क्लास मजिस्ट्रेट को कितनी पावर होती है? ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के भी नीचे होता है। ठीक है, तो इसको पावर होती है 1 साल का दंड देने की और जुर्माना 5,000 रुपए तक लगाने की। ठीक है, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है और 1 साल का दंड दे सकता है। ठीक समझ में आया? ठीक है, तो इतना बताया गया है। अब ये भी 5,000 रुपए दंड देने की जो पावर है, इसे संशोधन किया गया 2005 में। इसके पहले ये कितना दे सकता था? इससे पहले 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता था। ठीक है, जिसको बढ़ाकर 5,000 रुपए तक कर दिया गया 2005 के संशोधन के द्वारा। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। तो ये भी 29 सेक्शन खत्म। ठीक है, तो 28, 29 और धारा 6 हमने इतना पढ़ा। ठीक है, एक धारा और इसे एक साथ जुड़ी रहती है, धारा 30। ठीक है, धारा 30 को भी जान लो, जो इसको पढ़ रहे हैं तो साथ में पढ़ लो। ठीक है, जान लो। धारा 30 में ये बताया गया है कि देखिए, ऐसे मामला, कोई ऐसा मामला है जिसमें न्यायालय ने दंड भी दिया और जुर्माना भी दिया। ठीक है, दंड और जुर्माना दोनों से दंडनीय धारा है। ठीक है, ऐसी धारा, ऐसा दंड है। ठीक है, आईपीसी की ऐसी धारा के अंदर से दंडित किया गया जिसमें न्यायालय ने क्या बोला? जुर्माना भी दिया और दंड भी दिया। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिनमें दोनों चीज दी जा सकती है और उस व्यक्ति ने क्या किया? जुर्माना नहीं दिया। ठीक है, दंड तो दंड है तो दंड तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जुर्माना जितना बोला था इतना पैसा दो, ठीक है, जुर्माना का दो, उसने जुर्माना नहीं भरा, वो पैसा नहीं अदा किया, तो उसे कितने समय तक के लिए जेल में उस जुर्माने के बदले में रखा जा सकता है? तो इसके बारे में सीआरपीसी की धारा 30 में बताया गया है। और उसमें अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की धारा 65 में यही बात बताई गई है। ठीक है, तो जानो इसके बारे में क्या बताया गया है। तो धारा 30 में यह बताया गया कि देखिए, जिस दंड में, ठीक है, जिस दंड के लिए उसे जुर्माना लगाया गया है, तो उस दंड में जितना मैक्सिमम दंड हो सकता था दिया जा सकता था, उस दंड का 1/4 दंड जो है जुर्माने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, 1/4 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, चौथाई दंड से ज्यादा नहीं दिया सकता। ठीक है, जितना न्यायालय ने पनिश किया, दंड दिया, उसका नहीं 1/4। किसका 1/4? जितना उस अपराध के लिए मैक्सिमम दिया जा सकता था उसका 1/4। ठीक है, समझ में आया? जैसे इसमें बताया गया, जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की, तो चोरी के लिए ऐसे दंड है 3 साल, 3 साल का मैक्सिमम दंड है। ठीक है, तो 3 साल का 3 साल का दंड है चोरी में। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया गया? उस व्यक्ति को न्यायालय ने 1 साल की सजा सुनाई और जुर्माना बोला था। अब उसने जुर्माना नहीं दिया, तो उसे 1 साल जो दंड दिया गया उसका 1/4 किया जाएगा, या 3 साल उसमें जितना दंड दिया जा सकता है उसका 1/4 किया जाएगा? बताओ, बोलो। उसका सर 1/4 किया जाएगा। टोटल दंड होगा, जितना 3 साल टोटल दंड दे सकता था उसका 1/4 किया जाएगा। तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा? 9 महीने। ठीक है, 9 महीने और जोड़ दिया जाएगा, तो 1 साल प्लस 9 महीने, इतना उसे जेल में रखा जाएगा। ठीक है, जुर्माना ना देने पर। ठीक है, समझ में आया? धारा 30 में यही है, लेकिन इस धारा को लेकर, धारा 30 को लेकर बहुत मतभेद है। ठीक है, जज साहब खुद ही कंफ्यूज है। ठीक है, समझ में आया?
क्योंकि जी सर। बहुत जगह बहुत डिसीजन इसमें मतभेद है। ठीक है, कई लोग इसको कह देते हैं कि नहीं, जितना दंड दिया जा रहा है उसका 1/4 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सही जवाब की पूछा जाए, सही जवाब, तो सही जवाब यही है कि जितना मैक्सिमम है उसका 1/4 होना चाहिए। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब ये सब इतनी बारीकी नहीं ये होती है। जब कोई चीज मैटर फंसता है तब उस पर चर्चा होती है, तब चीजें सामने क्लियर आती, नहीं तो जिसका जो समझ में आता है उस नियम को वैसे लगाता रहता है। ठीक है, अभी कोई तुम काम कर रहे हो तो तुम वैसे ही करते रहोगे जब तक तुम्हें कोई उससे वैसे ही करते होगे, चाहे कठिन काम हो, कठिन तरीका हो, सरल तरीका। ठीक है, तो वैसे ही करते रहोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब तक टोका नहीं जाता वो अपना मन होता वैसे। और ये देखिए, इसलिए और नहीं टोका जा सकता। ठीक है, क्योंकि जो देखो दंड देते हैं उन्होंने अपने दिमाग में क्या सोचा। ठीक है, ये सामने आता ही नहीं है। उन्होंने किसका 1/4 कर दिया, जितना उन्होंने दिया, जैसे 1 साल का दिया उसका 1/4 दिया। ठीक है, तो 1/4 कितना हो गया, 3 महीने दे दिया। तो 1 साल 3 महीना दे दिया। तो ये गलत, ये जो पनिशमेंट है ये गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत? हम देखने वाला जो पढ़ा योग्य वो ये समझ रहा है कि ये मैक्सिमम 1/4 दे सकते हैं उसका, लेकिन उससे इन्होंने कम दे दिया है। और क्या दे दिया भाई, 9 महीने दे सकते थे मैक्सिमम, 9 महीने ना देकर उन्हें 3 महीने दे दिए। ये रूल कहाँ से गलत हो गया? रूल तो वही है। ठीक है, इसमें ये तो नहीं कहा कि 9 महीने ही 1/4 ही दिया जाएगा, 1/4 से कम भी दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो तो अगर उल्टा करते होता एक उतना ही जितना दे सकते थे 1 साल वाला, और देते ये कितना, देते कितना, और देते अगर वो उल्टा अगर नियम होता, ठीक है, अगर देने का रूल होता कि 1 साल जितना उन्होंने दंड दिया न्यायालय उसी का 1/4 करना हो, और दे कितना दिया हो, जितना मैक्सिमम हो उसका 1/4, तो अगर 3 महीने उसमें बनते हो और 9 महीने दे दें तब नियम उल्टा हो जाता। ठीक है, इसीलिए ये चीजें पकड़ नहीं आती। ठीक है, अब ये कौन ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं ये नियम गलत है, हमें 3 महीने का दिया, हमारा तो 9 महीने का बनता है। ठीक है, अब ये कौन कहेगा कि कौन आफत मोल लेगा 6 महीने और बढ़वाएगा? ठीक है, तो जितना मिल रहा है उतने शांत रहो, नियम कुछ भी हो। लेकिन वो रिक्वेस्ट कर सकता है जो दूसरा अपोनेंट में वकील है। हाँ हाँ, ठीक, वो कर सकता। ठीक है, वकीलों ऐसे तो है बहुत कम। ठीक है, और सब में देने की नौबतें नहीं आती हैं, क्योंकि उनके भी जुर्माना वसूलने के 50 तरीके हैं। ठीक है, जुर्माना सब वसूल लेते हैं, कैसे वसूलना, इतना प्रताड़ित कर देंगे तुरंत निकाल के दोगे। ठीक है, समझ में आया? ये अपवाद के तुर में। ठीक है, तो इतना समझ में आगे बताओ, जितना मैंने अभी बताया ये समझ में आ गया सभी को? जी सर। ठीक है, चलिए, ये हो गया सेक्शन 6 पढ़ लिया हमने, और 28, 29, 30 इतना पढ़ लिया। अब फिर वापस आ जाते हैं, वहां से पढ़ते हैं धारा 7 से। ठीक है, धारा 7 में क्या बताया गया है? प्रादेशिक खंड के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? प्रादेशिक खंड, टेरिटोरियल डिवीजन। ठीक है, प्रादेशिक खंड क्या है? देखिए, ये सिलेबस में आएगा नहीं। ठीक है, ठीक है, प्रादेशिक खंड सेक्शन 7। ठीक है, 6 पढ़ लिया था 7, लेकिन समझ लो बस इसका ये है कि एरिया का डिवीजन किया गया है। ठीक है, मतलब ये किया गया जैसे कोई राज्य है। ठीक है, इसमें बताया है प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या सेशन खंड होंगे। ठीक है, और प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे, ये इतना बताया गया। ठीक है, तो क्या बताया गया है? प्रत्येक राज्य क्या होगा? एक सेशन खंड होगा। ठीक है, पूरा राज्य क्या होगा? पूरा राज्य, जैसे ये पूरा राज्य है, ये पूरा राज्य क्या हो गया? एक सेशन खंड हो गया। ठीक है, तो पूरे राज्य को एक सेशन खंड बोल दिया जाए, या पूरे राज्य को ना बनाकर उसमें कई कई सेशन खंड बना दिए, जैसे 2 बना दिए, मन होगा तो 4 बना देंगे, सुविधा के अनुसार जैसा ठीक लगे। तो सारे ही क्या हो जाएंगे? सेशन खंड हो जाएंगे। ए जितना चाहे उतने सेशन खंड बना दे। ठीक है, तो जितने सेशन खंड हो जाएंगे, अब जितने भी सेशन खंड बनेंगे, ABCD जितने बनाए,
तो उसके अंदर या तो एक जिला होगा, वो पूरा सेशन एक ही जिला होगा, वहां एक ही जिला जज होंगे, ठीक है, सेशन न्यायाधीश होंगे। या लगता है कि वो जिला बहुत बड़ा है तो उसमें कई सेशन खंड उसमें कई जिले बना सकते हैं, वो सेशन खंड बहुत बड़ा है तो उस सेशन खंड में कई जिले बना सकते हैं, जैसे इसको है कई पार्ट इसमें बना दिए, इसके टुकड़े कर दिए, ठीक है, इसी से और पार्टीशन में बांट दिया। यही बात जो है किसमें बताई गई है, ठीक है, किसमें बताई गई है बताओ? धारा में धारा में, 7 में। ठीक है, हाँ 7 में बताई गई है। प्रादेशिक धारा 7 में प्रादेशिक खंड, तो समझ में आया प्रादेशिक खंड का मतलब क्या होगा? पूरा राज्य क्या होगा? एक सेशन खंड होगा। पूरा राज्य को एक सेशन, जहाँ छोटा राज्य है, ठीक है, तो वहां क्या बनाएंगे? पूरे राज्य को एक सेशन खंड बना देंगे, जैसे दिल्ली के शासित प्रदेश। इसी तरह से कोई चीज है, कोई एक छोटा सा है तो उसको क्या बना देंगे? ठीक है, पूरा एक क्या पूरे को सेशन एक खंड, एक ही सेशन खंड बना देंगे, गोवा ऐसे तरह से। अब जैसे बड़ा है तो एक बनाने से जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, कवर नहीं कर मिलेगा, तो उसको क्या करेंगे? कई सेशन खंड में बांट देंगे, ठीक है। और कई सेशन खंड को, अब खाली सेशन खंड से भी काम नहीं चल रहा तो उसके अंदर फिर जिले बना देंगे, या तो एक जिला एक पूरे सेशन को खंड को ही एक जिला घोषित कर देंगे, या तो उसमें कई जिले बना देंगे, ठीक है। जी। जैसे पुलिस प्रशासन में नहीं देखते हो, मंडल होता है, मंडल के अंदर जिला होते हैं, ठीक है, जिले के अंदर क्या होते हैं? परगना होते हैं, ठीक है, उसके बाद में हल्का होते हैं, ठीक है, फिर गांव होते हैं, ठीक है, इस तरह से बनाए जाते हैं। इसी तरह से इसमें भी ये बातें डिवीजन किया जाता है सुविधा के अनुसार, ताकि मामले को सरलता से निपटाया जा सके। ठीक समझ में आया? ठीक है। और इस सेशन खंड की सीमाओं में इनको घटा बढ़ा सकता है, इसमें संख्या में परिवर्तन कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य सरकार, ठीक है। लेकिन इसके ये भी जो कोई भी परिवर्तन करेगा तो इसके लिए किससे पूछने की इजाजत होगी? इसे हाई कोर्ट से पूछना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। हाँ, बस इतना इसमें जानेंगे। फिर सेक्शन 8 पढ़ लो, ठीक है, सेक्शन 8 पढ़ लो एक, ठीक है। सेक्शन 8 में क्या बताया गया? सेक्शन 8 में बताया महानगर क्षेत्र, ठीक है। तो महानगर क्षेत्र किसे कहेंगे? वेरी सिंपल सा है, ठीक है। महानगर क्षेत्र जिसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो महानगर क्षेत्र वो होता है जिसमें ऐसे, ठीक है, जहां ऐसा नगर या नगरी, ठीक है, जहां जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से ऊपर है, ठीक है। ऐसा नगर या नगरी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है तो उसे सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा क्या घोषित कर दिया जाएगा? महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, जी सर। ठीक है। हाँ, राज्य क्षेत्र के सीमाओं में, ठीक है, उसके सीमाओं को परिवर्तन भी कौन कर सकता है? तो उसकी सीमाओं में परिवर्तन राज्य सरकार कर सकती है, कि एरिया इधर घटा बढ़ा देखते नहीं हो, दोबारा से उसमें सीमांकन होता है, उसका सीमा निर्धारित की जाती है, तो इधर का उधर, इधर वाला कस्बा उसमें जोड़ देते हैं, उसका इधर जोड़ देते हैं, एरिया इधर उधर जैसा चाहे उसे अपना बदले, किसी का क्षेत्र किसी में जोड़े घटाए, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकते कि उसकी जनसंख्या 10 लाख से नीचे घट जाए, ठीक है। जैसे कानपुर शहर है, महानगर क्षेत्र है, पता चला आधा कानपुर उसमें से काट के उन्नाव में जोड़ दिया, ठीक है। अब आधा काट के तुम उसमें जोड़ दो, फिर भी अगर कानपुर की जनसंख्या 10 लाख बच जाए, उसके ऊपर होगी तो महानगर क्षेत्र रहेगा। अगर कम हो गई, घट गई, तो फिर महानगर क्षेत्र रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो फिर उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो फिर महानगर क्षेत्र नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि राज्य सरकार कोई परिवर्तन करे सीमा में, लेकिन ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते उसकी जनसंख्या 10 लाख से घट जाए। ठीक समझ में आया? ठीक है। इसी की उपधारा 2 बताती है कि देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब से, ठीक है, तो उनको महानगर क्षेत्र ही घोषित माना जाएगा, ठीक है। भले वहां जनसंख्या कम हो या ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 4 जगह है, जैसे मुंबई है, कलकत्ता है, ठीक है, मद्रास है, ठीक है, और अहमदाबाद है, ठीक है। ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जनसंख्या कितनी भी हो, ठीक है, लेकिन इनको क्या माना जाएगा? महानगर क्षेत्र बोला जाएगा। ठीक, बस समझ में आ गया? सेक्शन 8 में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।
और फिर इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 9 से लेकर जो बीच की धाराएं हैं, ठीक है, 28 के बीच की कोशिश करेंगे इसको कल खत्म कर लें। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़े इसको भी, CRPC भी, ताकि वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा सके टाइम पे, पेपर कभी भी आ सकते हैं जनवरी लास्ट में। जी सर, कोचिंग का ठीक टाइम है। चेंज कर दीजिए। असाइनमेंट यही सब टॉपिक जो है किसी से भी बना लो। ठीक है, चाहे हाथ से लिख के बना लो, चाहे तो टाइप करवा लो, जो तुम्हें सरल लगे। ठीक है, वैसे तरह बना लो, लेकिन बना के जरूर दे दो, क्योंकि पता नहीं कब वहां से आएंगे एग्जामिनर तो कोई चीज भी मांग देंगे, तो हम नहीं चाहते हैं कि अभी तक सब अच्छा चलता रहा है और ये गड़बड़ा जाए। ठीक है, 10 पेज, ठीक है, 10 पेज है, थोड़ा देखने में ठीक लगे, 10-12 पेज का बना लो, फिर टॉपिक कंप्लीट यहाँ पर हो जाए, रख दो। ठीक, चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना, फिर कल बताते हैं। ठीक, ओके। जी सर, कोचिंग टाइम चेंज कर दो सर। अब टाइम क्या चेंज कर रहे, शाम को 2 बैच लगे हैं, पहले तो इनसे कह रहे थे ये क्या बैठी है यहाँ। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं करवा दो। हाँ, कौन कह रहा? तृप्ति कह रही थी। तृप्ति की वजह से तो ये सुबह हो गया। हमने तो तुम मैसेज डाला था, हमने कहा था आज से क्लासेस कितने हो गए, 4:30 बजे से है शाम को। ठीक है, और तृप्ति ने क्या कहा, ठीक है हम कचेरी वगैरह जाते हैं, हम नहीं आ पाएंगे शाम को, सुबह ही रहने दो। अब आलस आ गए, अब सुबह फिर हमने कर दिया, अब शाम को भी हमारे खाली टाइम होता तो हम लगा देते, 4:30 बजे से 5:30 बजे तक भी बैच है, फिर 5:30 से 6:30 बजे तक भी बैच है, 2 बैच उधर हमारे ऑलरेडी चल ही रहे। ठीक है, अब जिससे कहोगे सर्दी में कौन, 4:30 वाला सुबह कर दीजिए। हाँ वो तुम ही तो होशियार हो खाली। ठीक है, वो तो बेवकूफ है ना। कोचिंग में पढ़ाना पड़ता था। ठीक है, अब जिसको अच्छा टाइम मिल जाएगा सर्दी मौसम में, वो क्यों चाहेगा हमारा टाइम चेंज हो जाए, बताओ। चलिए सर, देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन ऐसा रहेगा, फिर सब सही हो जाएगा। ठीक है, तब तक ये ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे, ऐसा तो है ना कुछ छूट रहा है कुछ, है ना। रिकॉर्डिंग भी डाल देते, अगर बाई चांस जल्दी टूट भी ना पाए, ऑनलाइन भी नहीं जुट पाए, तो रिकॉर्डिंग है, थोड़ी देर वेट करोगे, रिकॉर्डिंग आ जाएगा, रिकॉर्डिंग से अपना कंप्लीट कर सकते हो।